हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ तनुज रहेजा, डायरेक्टर ऑफ क्वांटम एकेडमी ऑफ कॉमर्स। आज बच्चे लोग हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास +1 का चैप्टर नंबर 4 अकाउंटेंसी सब्जेक्ट। चैप्टर का नेम है प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बच्चे आने वाले कुछ मिनट्स में आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है इसका मैं एक्सपोजर देने वाला हूँ। बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी रहता है। एक क्वेश्चन यहाँ से कन्फर्मली आपको अक्सर देखने को मिल जाता है। देखिए, चैप्टर का नेम है प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। पता चल रहा है नेम से ही प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या है? किसी भी काम को करने के स्टेप्स। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में अब क्या चीज़ आ जाती है? अकाउंटिंग करने के कुछ एक बेसिस होते हैं, उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग को। देखिए, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग है क्या? प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग प्रोसेस इज अ सीरीज ऑफ प्रोसीजर इन द आइडेंटिफिकेशन, कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कोई भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को करने का एक प्रॉपर प्रोसीजर जो है, जिस प्रोसीजर में आइडेंटिफिकेशन, कलेक्शन, प्रोसेसिंग और कम्युनिकेशन का काम आ जाता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं? प्रोसेसिंग ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेसिंग ऑफ अकाउंटिंग के कुछ एक अब जो स्टेप्स रहते हैं उसे भी मैंने आपको एक डिस्क्राइब करके दिखाया है कुछ एक फिगर से। देखिए स्टूडेंट, 1 to 5 इसके स्टेप रहते हैं। सबसे पहला स्टेप जो रहता है वो रहता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना, पहचानना कि वो ट्रांजैक्शन जो है वो किस टाइप की है और कहां और किस तरीके से लिखी जाने वाली है। सेकेंडली आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ वॉचर। जब हम ये पहचान लेते हैं कि ट्रांजैक्शन वो है किस टाइप की, सेकेंड स्टेप जो आ जाता है वो आ जाता है वॉचर्स को मेंटेन करने का। स्टूडेंट्स, पर्टिकुलर हर पॉइंट को मैं आगे अलग से आपको डिस्क्राइब करके दिखाऊंगा। थर्ड पॉइंट जो आ जाता है वो आ जाता है रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री जो बुक्स हमारी रहती हैं, जो कि हमने अकाउंटिंग साइकिल में भी जानी थी, थर्ड स्टेप रहता है उनको मेंटेन करने का। फोर्थली आ जाता है कि लेजर प्रिपरेशन का काम। आप देख भी सकते हैं, इस फिगर में मैंने बना करके भी दिखाया है, अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अकाउंट को बनाने का परफॉर्मा ही यही है। और अगर आप इसे पहले देखें तो यहां पर भी हमने ये डिस्क्राइब करके दिखाया है कि कैश बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, डे बुक, ये सब बनाने का जो काम होता है वो होता है हमारा किसमें? ओरिजिनल एंट्री बुक्स में। और फिफ्थ हमारा पार्ट जो आ जाता है वो आ जाता है ट्रायल बैलेंस का। ट्रायल बैलेंस का असल में काम क्या होगा? जो पीछे यानी कि जनरल एंट्रीज या फिर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, लेजर में जो कुछ भी काम रहा है वो कितनी एक्यूरेसी से रहा है, वो ट्रायल बैलेंस का काम होगा। इसका भी स्टूडेंट्स परफॉर्मा यहाँ पर बना करके दिखाया मैंने, आप देख सकते हैं। अकाउंट्स के टाइटल्स आप यहाँ पर लिखेंगे, एसेट्स हैं, लाइबिलिटी है, कोई ड्राइंग है, कोई कैपिटल है, कोई परचेज है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, वो सब कुछ यहाँ आ जाएगा। डेबिट बैलेंस है तो यहाँ लिख देंगे, क्रेडिट बैलेंस है तो यहाँ लिख देंगे। अगर दोनों साइड का टोटल इक्वल आ रहा है तो हम ठीक चल रहे हैं, अदरवाइज कहीं ना कहीं गलती हो रही है। तो फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या था? प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब स्टूडेंट हमारी बारी आ जाती है 1 से लेकर के जो 5 स्टेप्स आपको दिए गए थे, इनको अब मैं आपको एक एक करके बड़े अच्छे से डिस्क्राइब करने वाला हूं। देखिए स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स, जो अभी अभी हमने 5 स्टेप्स को पढ़ा, प्रोसेस को जाना है अकाउंटिंग की, अब हम एक एक पॉइंट को उठाते जाएंगे और उसको डेप्थ में जाकर के समझेंगे कि असल में रहता क्या है हर पॉइंट में। देखिए स्टूडेंट, पॉइंट नंबर फर्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, नेम से ही पता चल रहा है, नेम से ही आइडेंटिफाई हो रहा है। आइडेंटिफाई ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, अकाउंटिंग में कभी भी जो मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस नहीं होती उसे रिकॉर्ड भी नहीं किया जाता। द ट्रांजैक्शंस विच कैन नॉट बी मेजर एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी कैन नॉट बी रिकॉर्डिंग इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में उसे रिकॉर्ड नहीं किया जाता, बिकॉज अकाउंटिंग डील्स विद सोर्स डॉक्यूमेंट। क्योंकि अकाउंटिंग जो होती है वो सोर्स डॉक्यूमेंट पर बेस्ड होती है, एक एविडेंस अपने पास रखती है कि हर ट्रांजैक्शंस को करने की क्या वजह थी, और रिकॉर्ड भी उसे तभी किया जाएगा जब वो मनी में मेजरेबल होगी ट्रांजैक्शन। लाइक परचेज इनवॉइस। स्टूडेंट्स, सोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में बात करी हुई है कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। परचेज इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस, इस तरह की इनवॉइसेस हमारे पास अगर हम पढ़े हैं तभी हम उसको क्या कर सकते हैं? अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट आ जाता है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ वोचर। प्रिपरेशन ऑफ वोचर में क्या चीज आ जाती है कि वोचर्स को अच्छे से मेंटेन करना। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स, एंट्रीज आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड ऑन वोचर्स, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ वोचर्स रिकॉर्डिंग इज मेड इन द जर्नल और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो सबसे पहले वोचर्स को मेंटेन किया जाता है। वोचर्स को मेंटेन कर लेने के बाद जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी उनको हम रिकॉर्ड करके दिखाएंगे जर्नल और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में। तो जर्नल में क्या होता था? जर्नल एंट्रीज, डेबिट और क्रेडिट करने का जो सिस्टम होता था। और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में क्या आ जाती थी? आपके पास कई टाइप से बुक आ जाती थी, कैश बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ठीक है ना। अ सेपरेट वोचर्स इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच ट्रांजैक्शन। बताया गया कि हर एक ट्रांजैक्शन के लिए एक अलग से वोचर जो है उसको मेंटेन किया जाता है। एंड इट स्पेसिफाइज द अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड।
तो हर ट्रांजैक्शन के लिए एक अलग से हम क्या करते हैं, वोचर जो है वो प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। उसके बाद ही जर्नल एंट्री और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का काम शुरू हो सकता है। तो थर्ड पॉइंट आ जाता है, देखिए ओरिजिनल एंट्री का, रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। थर्ड प्रोसेस जो आ जाता है, रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। द बुक्स इन विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम। बताया गया कि जब भी ट्रांजेक्शन को हम फर्स्टली रिकॉर्ड करने का जो काम करते हैं वोचर के बेसिस पर, वो हम करते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में। वोचर्स और अ सोर्स डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। फॉर एग्जांपल, देखिए मैंने इसका एक एग्जांपल भी लेकर के दिखाया। मान लीजिए अगर आप किसी को कैश पे करते हैं या किसी से कैश रिसीव करते हैं, इन सारी ट्रांजेक्शंस को कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, इसे कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा ना। ठीक इसी तरह से मान लीजिए अगर हम परचेज बुक को उठाएं, अगर आप किसी से उधार में सामान खरीद रहे हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, परचेज बुक अलग से मेंटेन करेंगे। अगर आपने सेल्स बुक प्रिपेयर करी है, मीन्स अगर आपने सेलिंग करी है, उधार में करी है, कैश में करी है, तो सेल्स बुक में उसी चीज को रिकॉर्ड आप अलग से करके दिखाएंगे ना। फोर्थ पॉइंट में आ जाए। फोर्थ पॉइंट आता है पोस्टिंग टू लेजर। लेजर में पोस्ट करने का काम। लेजर में पोस्ट करने का काम का मतलब अब यहां पर किस चीज से है कि हर एक, चाहे वो कोई पर्सन रहा है, मींस कोई सप्लायर रहा है, कोई हमारे कस्टमर्स रहे हैं, कोई अगर हम सेलिंग का काम कर रहे हैं, कोई परचेजिंग का काम कर रहे हैं, हर एक चीज का आप क्या करेंगे, अलग से एक अकाउंट प्रिपेयर करके दिखाएंगे, चाहे हमारी एसेट्स हैं चाहे हमारी लाइबिलिटीज हैं। द नेक्स्ट स्टेप इन द अकाउंटिंग प्रोसेस इज टू ट्रांसफर ऑल एंट्रीज रिकॉर्डेड इन जर्नल और सब्सिडरी बुक्स टू रिस्पेक्टिव अकाउंट इन लेजर। तो हर एक ट्रांजैक्शन को जब आप जर्नल और सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं, तो वहां पर आप लेजर में अलग अलग सभी के अकाउंट्स प्रिपेयर करके दिखाएंगे। थर्स इज लेजर सेपरेट अकाउंट आर ओपन, नेम ऑफ सप्लायर, एसेट्स, लाइबिलिटी, परचेज, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, एटसेट्रा। ठीक है स्टूडेंट। लास्ट स्टेप आ जाता है हमारा ट्रायल बैलेंस का। ट्रायल बैलेंस का काम क्या होगा, बेसिकली ट्रायल बैलेंस का काम जो होगा वो होगा जितना भी काम आप पीछे कर चुके हैं, जितना भी आप काम सारा पीछे कर चुके हैं, उसकी एक्यूरेसी को चेक करना, चाहे वो लेजर में था चाहे वो जर्नल एंट्रीज में था। और साथ साथ आप क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी प्रिपेयर करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो हमारे पास क्या रहता है, कोई बैलेंस शीट्स आ जाती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट आ जाता है। ये हमारा लास्ट स्टेप होता है स्टूडेंट। ये ऑलमोस्ट जो हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं हम थोड़ा बहुत डिस्कस जो है अकाउंटिंग साइकिल में कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट। आइए अब हम चलते हैं आज के सेकंड और फाइनल पॉइंट पर, जो कि होगा बेसिस से रिलेटेड। अकाउंटिंग के बेसिस जो रहते हैं वो कौन कौन से रहते हैं और उसमें क्या क्या रहता है। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को। अकाउंटिंग के जो बेसिस रहते हैं वो दो तरह के रहते हैं स्टूडेंट। सबसे पहला आ जाता है कैश बेसिस अकाउंटिंग की जो अकाउंटिंग होती है, एक तो वो कैश बेसिस होती है और दूसरी रहती है एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। दूसरी आ जाती है हमारी एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। स्टूडेंट यहाँ पर अकाउंटिंग ING भी आएगा, वो लिखना रह गया है, मैं अभी पूरा कर देता हूँ इसे, ING। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए कैश बेसिस अकाउंटिंग जो रहेगा, कैश बेसिस अकाउंटिंग में क्या रहता है, अंडर दिस बेसिस इनकम आर नॉट रिकॉर्डेड अनलेस दे आर रिसीव्ड इन कैश। सिमिलरली एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन दे आर पेड इन कैश। तो स्टूडेंट जब भी कैश का आना और कैश का जाना होगा, तभी ही इस अकाउंटिंग को फॉलो अप किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, रिपीट कर रहा हूं, जब भी कैश आप किसी को पे कर रहे हो या किसी से कैश रिसीव कर रहे हो, तभी आप क्या करोगे, इस अकाउंटिंग प्रोसेस को फॉलो करोगे। जहां पर ये ट्रांजैक्शंस ज्यादा रहती हैं, ज्यादा कैश दिया जाता है, ज्यादा कैश लिया जाता है, वहां पर कैश बेसिस अकाउंटिंग जो है अडॉप्ट करी जाती है। यहां पर भी यही बताया गया था, अंडर दिस बेसिस इनकम आर नॉट रिकॉर्डेड अनलेस, कि इनकम तब तक रिकॉर्ड नहीं करी जाएगी जब तक वो कैश रिसीव नहीं हुआ। सिमिलरली क्या बताया, एक्सपेंस तब तक रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा जब तक आपने कैश में पे नहीं किया। तो वो था हमारा कैश बेसिस अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग क्या है, अंडर दिस बेसिस इनकम आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अर्न्ड और एक्रूड और कैश इज रिसीव्ड और नॉट। बताया गया एक्रूड बेसिस या एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग जो होती है, उसमें आप क्या करेंगे, कैश अगर रिसीव हुआ है और कैश अगर रिसीव नहीं हुआ, तब भी आप उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके दिखाएंगे। मान लीजिए स्टूडेंट, अगर आप क्या कर रहे हैं, उधार में किसी को सेल कर रहे हैं, तो ऐसी ट्रांजैक्शन को भी यहां पर रिकॉर्ड किया जाएगा
और जो कैश बेसिस होती हैं, कैश वाली ट्रांजैक्शंस होती हैं, उस चीज को भी यहां पर रिकॉर्ड किया जाएगा। अंडर दिस बेसिस इनकम आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अर्न और एक्रूड और कैश इज रिसीव्ड और नॉट। कैश रिसीव हुआ है या नहीं हुआ तब भी आप उसको रिकॉर्ड करके दिखाएंगे। अब यहाँ पे अर्न और एक्रूड का मतलब क्या है स्टूडेंट, मान करके चलिए अगर आपने किसी को सेल किया है उधार में, अगर आपने किसी को उधार में सेल करा है, आप उस पैसे को कमा तो चुके हैं लेकिन आपको वो रिसीव नहीं हुआ, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ऐसे सिस्टम के बारे में अर्न और एक्रूड वर्ड यूज किया गया है। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब ये कैश बेसिस अकाउंटिंग और एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी जान लेते हैं, वो क्या क्या रहती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कैश बेसिस अकाउंटिंग की। सबसे पहले हम बात करेंगे कैश बेसिस अकाउंटिंग की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम इसकी एडवांटेजेस की तरफ चलते हैं। जो एडवांटेजेस रहती हैं हमारी कैश बेसिस अकाउंटिंग की वो क्या है, सिंपल, बहुत ही सिंपल मेथड है, सिंपल मेथड रहता है, ठीक है। क्योंकि कैश का आना और कैश का जाना ही रिकॉर्ड करना है तो काफी सिंपल यहां पर फॉर्म रहती है। सेकंड पॉइंट आ जाता है नोट रिक्वायर एस्टीमेट, ना ही यहां पे कोई एस्टिमेशन की जरूरत नहीं है, कोई पर्सनल जजमेंट की जरूरत नहीं होती, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि मैं आपको फिर से बता दूं, कैश का आना और कैश का जाना ही रिकॉर्ड करना है तो कोई हार्ड एंड फास्ट यहां पर काम नहीं है। थर्डली आ गया सुटेबल वेयर मोस्ट ट्रांजेक्शन इन कैश। जब कैश बेसिस अकाउंटिंग को स्टूडेंट में एक्सप्लेन कर रहा था तब भी मैंने ये बात बोली थी कि जहां पर जिस इंस्टीट्यूशन पर, जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस कंपनी में, जिस फर्म में, जिस एंटिटी में सबसे ज्यादा काम कैश का आने का और जाने का होता है, वहां पर ही कैश बेसिस अकाउंटिंग अडॉप्ट होती है और ये कहीं ना कहीं इसकी एडवांटेजेस भी बन जाती हैं। अब हम बात करते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस के बारे में, जहां उसके कहीं फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी रहेंगे। पहला नुकसान जो आ रहा है इसका वो क्या है, नॉट गिव ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। अब स्टूडेंट खुद सोचिए, यहां पे सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जा रहा है, उधार की ट्रांजैक्शंस को तो रिकॉर्ड किया ही नहीं जा रहा, तो कहीं ना कहीं यहां से फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में प्रॉपर पता नहीं चलता। सेकंड पॉइंट, ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब यहां पर किस चीज से है कि आप ये कह ले कहीं ना कहीं डिफॉल्ट करने से है, ठीक है। तो मैनिपुलेशन जो है इसमें ज्यादा रहती है कैश ट्रांजैक्शंस में, जहां पर कैश का आना और कैश का जाना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको इस तरीके से मान करके चलें, फिगर्स को जल्दी से घुमा दिया जाता है इसमें, 1 लाख लिखा हुआ है, पीछे से जीरो हटाया तो उसका मीनिंग ही बदल गया, तो मैनिपुलेशन करना हो जाता है। थर्ड, नॉट फॉलो मैचिंग प्रिंसिपल। यहाँ पे बताया हुआ है कि मैचिंग प्रिंसिपल को यहाँ पर फॉलो नहीं किया जाता। स्टूडेंट मैंने मैचिंग प्रिंसिपल पहले भी एक्सप्लेन किया था आपको। मैचिंग प्रिंसिपल में मैंने आपको बुक्स का एग्जाम्पल बताया था असल में, जब हम प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैचिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो अप नहीं किया जाता, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कैश का आना और कैश का जाना ही देखा जाता है और कुछ नहीं देखा जाता, तो मैचिंग प्रिंसिपल यहाँ पर फॉलो अप नहीं होता। अब हम आ जाते हैं एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पर। तो इसकी एडवांटेजेस के बारे में अगर हम बात करें, डिस्क्लोज ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस। असल में यहीं से हमें प्रॉपर प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता चल सकता है। क्यों पता चल सकता है, क्योंकि यहां पर कैश ट्रांजैक्शंस को भी लिया जा रहा है और उधार वाली ट्रांजैक्शंस को भी लिया जा रहा है। सेकंड पॉइंट बताया, इट फॉलोज द मैचिंग प्रिंसिपल, जबकि यहां पर मैचिंग प्रिंसिपल्स को लिया जाता है। जब जब हम उधार की और कैश की ट्रांजैक्शंस ले रहे हैं तो नॉर्मली सी बात है वहां पर मैचिंग प्रिंसिपल को लिया जाएगा। डिसएडवांटेजेस, नॉट सिंपल, ये सिंपल नहीं होता क्योंकि ट्रांजैक्शंस जो होती हैं बहुत सारी हो जाती हैं, उनकी पोस्टिंग, उनको आइडेंटिफाई करना, वो प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाता है, तो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेजेस में उसको काउंट कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट आ जाता है, इट रिक्वायर्स द यूज ऑफ एस्टिमेट्स। तो ये यहां पर जो हमने पढ़ा था, एडवांटेजेस जो पढ़ी थी हमने कैश बेसिस अकाउंटिंग की, वहां पर हम पढ़ रहे थे नोट रिक्वायर एस्टिमेट, जबकि यहां पर पर्सनल जजमेंट की जरूरत होती है, एक एस्टिमेशन की जरूरत होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये इसके थे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो अभी हमने जो पढ़ा बेसिकली बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा, जहां पर हमने कैश बेसिस अकाउंटिंग और एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग को जाना, इनके मीनिंग को जाना, इसके डिसएडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आ गए, इधर एक्रूअल बेसिस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आ गए। अब स्टूडेंट जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है उसको मैं डिस्कस करने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। असल में वो क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन होगा इसी पॉइंट से रिलेटेड कि डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस अकाउंटिंग एंड एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग, ठीक है स्टूडेंट। आइए अब हम देखते हैं इनके बीच का डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स देखिए डिफरेंस है आपके सामने, डिफरेंस बिटवीन कैश एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट बेसिकली 3 पॉइंट्स को मैंने यहां पर लिया है जो मैं इसके डिफरेंस को आपको बताने वाला हूं कि कैश बेसिस अकाउंटिंग और एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस रहता है। बहुत सारे वैसे डिफरेंसेस आप निकाल सकते हो, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस मैंने यहां पर निकाले हैं। सबसे पहला,
रिकॉर्डिंग ऑफ कैश एंड क्रेडिट। तो कैश बेसिस अकाउंटिंग में जैसे हमें पता है सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को ही लिया जाता है, दिस बेसिस रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजैक्शंस, यहां पर कैश ट्रांजैक्शंस को ही लिया जाएगा, जबकि यहां पर दिस ट्रांजैक्शंस मेक्स ऑफ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ कैश एंड क्रेडिट, यहां पर कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शंस को लिया जाता है। फिर आ जाता है सेकंड पॉइंट, रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम, ओनली दोज इनकम्स आर रिकॉर्डेड विच हैव बीन रिसीव्ड इन कैश, वहीं इनकम्स को यहां पर लिया जाएगा जो कैश में हमें रिसीव होंगी, जबकि यहां पे क्या बताया, ऑल इनकम्स आर रिकॉर्डेड वेदर कैश इज रिसीव्ड फॉर देम और नॉट, अगर आपको कैश रिसीव नहीं भी हुआ तब भी आप उस इनकम को कंसीडर करेंगे। स्टूडेंट मैंने अभी बताया था कि अगर आपने उधार में सेल की है, असल में तो देखो आपकी इनकम जो है वो एक तरह से ठीक है आपको कैश में रिसीव नहीं हुई, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपकी सेल्स में काउंट तो हुई ना, कि आपके यहां से स्टॉक जो है वो कम हो चुका है, तो वो आ जाएगा आपका क्या, कि एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग में कैश की रिसीविंग भी ली जाएगी और कैश की रिसीविंग नहीं भी ली जाएगी अगर वो प्रॉपर ट्रांजैक्शन है तो। थर्डली आ जाता है रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंसेस, यहां पर उन्हीं एक्सपेंसेस को लिया जाएगा जो कैश में हुए हैं, ओनली दोज एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड विच हैव बीन पेड इन कैश, जो कैश में आपने पे करे हैं उसी को यहां पर आपने लेना है। ऑल एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड, जबकि हम यहां पर बात करें ऑल एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड वेदर कैश इज पेड फॉर देम और नॉट, अगर आपने किसी भी चीज के लिए खर्चा कैश में किया है या नहीं किया, कैश में किया है या फिर आपने कैश में नहीं किया, तो उन ट्रांजैक्शंस को भी यहां पर रिकॉर्ड किया जाएगा। मेन जो सबसे बड़ी बात थी वो यही थी, कैश का आना और कैश का जाना कैश बेसिस अकाउंटिंग में आएगा। एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग में क्या आएगा, कैश का आना कैश का जाना तो आएगा ही आएगा, बल्कि उधार की ट्रांजैक्शंस भी यहां पर कंसीडर की जाएंगी। तो स्टूडेंट ये था आपका चैप्टर नंबर 4, इंपॉर्टेंट चैप्टर था, और जहां पर मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा जो इस चैप्टर में से पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है वो यही क्वेश्चन होता है, तो इसको बड़े अच्छे से कीजिएगा स्टूडेंट। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसे जरूर डिस्कस कीजिएगा मुझसे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मिलते हैं आपसे।